हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में बात होगी क्योंकि ये भी एग्जाम आपको आने वाला है और ये एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। यहाँ से आप 35 प्लस नंबर ले सकते हैं अगर आप अच्छे से जो मैं बोलूँगा आप अगर आप उसको आप फॉलो करते हो, जो मैं बोलूँ अगर उसको फॉलो करते होंगे तो आपको 35 प्लस नंबर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तभी। नहीं तो कम भी नंबर आते हैं अगर आप गलत तरीके से लिखोगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम ये पूरा पेपर जो होता है, ये पूरा पेपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करने वाले हैं। 2021 का पेपर है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी तरह का तो वो कमेंट आप जरूर हमें करें, ओके। कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स अच्छे से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, 2-3 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसके नंबर देख लेना, उसके नंबर अच्छे आ रहे होंगे क्योंकि उसका पेपर भी अच्छे जा रहा है, क्योंकि हम इतना डिफिकल्ट पेपर को डिस्कस कर देते हैं इजी लैंग्वेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए, व्हाट डू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से आप क्या समझते हैं, इसके इंपोर्टेंस को और इसके स्कोप को बताइए उत्तर प्रदेश में। तो उद्यान विज्ञान की शब्द से आप क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका महत्व और भविष्य की संभावना बताइए। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आएगा आपका जब भी एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पर ये 10 नंबर का आपके यहाँ क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी इंपोर्टेंस और स्कोप के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का रहेगा। जो कंटेंट हम दिखाएंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ऐसा नहीं है कि एक भाषा में होगा, दोनों भाषा में होगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट पूरा देखेगा, 2 वीडियो आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 ये आज है और पार्ट 2 कल रिलीज हो जाएगी। तो दोनों अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे नंबर आपको हॉर्टिकल्चर में मिलने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर में। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट समझिए, पहले तो उद्यान विज्ञान की डेफिनेशन है ये। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो इसने दिया था सर्वप्रथम, इसने पैटर्न नंबर इसने दिया था 1631 में। होटल जो होता है हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के होटस से मिलकर बना है। होटस मीन्स होता है गार्डन और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में, अगर स्टूडेंट में बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है होटस। होटस मीन्स होता है स्टूडेंट गार्डन और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि गार्डन में अगर आप कल्टीवेशन करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि उद्यान, इसे हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी इसकी। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी की खेती का अध्ययन किया जाता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसे इलेबोरेट भी कर सकते हैं। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी, रोपण वाली फसलें, औषधि की फसलें, मसाले वाली फसलें, उन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैंने ये डेफिनेशन लिखवा रखी है, आती है डेफिनेशन आप लोग सभी लिख लेंगे। अब बात आती है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच। तो धान की ब्रांच कौन कौन सी है, पोमोलॉजी है, फल विज्ञान है, ओलेडिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग है। ये हॉर्टिकल्चर की मेन ब्रांच है। कुछ लोग प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं। प्लांटेशन क्रॉप यानी कि रोपण वाली फसलें जो होती है, जैसे कोकोनट होता है, कॉफी होता है, ठीक है, रबर होता है, ये सब प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आती है। कुछ लोग स्पेसीज वाली फसलें भी, अब मसाले वाली फसलें भी कहते हैं। मसाले वाले फसलें में जैसे आपका काली मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं आप, अजवाइन हो गया, तो इस तरह की हैं। और कुछ लोग इसको मेडिसिनल क्रॉप के नाम से मेडिसिनल ब्रांच भी कहते हैं, जैसे कि आपका अश्वगंधा हो गया, ये सब गोल हो गया, ये सारी की सारी स्टूडेंट मेडिसिनल ब्रांच के अंतर्गत आती है। ऑर्नामेंटल ब्रांच भी आती है। ऑर्नामेंटल मतलब जो फूल आपके जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जहां पर हम सजाने वाले, जैसे आपका अशोक का प्लांट हो गया, ये सब गोल हो गया, ओ सॉरी बोगनविलिया हो गया, रोज हो गया, गुलाब हो गया, जो भी हमारे गार्डन को सजाने का काम करती हैं, वे सारी की सारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सब है, आप लोग इस ब्रांच को यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हो जाएगा, ये ब्रांच है। अब बात आती है इंग्लिश में। तो देखो ब्रांच तो इंग्लिश में भी है। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के पोमम से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है फ्रूट, और ग्रीक मतलब लॉजी होता है,
तो यानी फलों के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ, ये तो आप लोगों को मैंने करा रखा है स्टूडेंट, देख लीजिए, ये तो मैंने करा रखा ही है, ठीक है। ये कुछ पाई चार्ट है जिस जो बताता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर हॉर्टिकल्चर का उत्पादन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये और ये स्टेट, ये एरिया है, ये एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी पता लग सकता है कि सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जो फ्रूट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का एरिया है, तो 12.6 है, तो आप देख सकते हैं 12.6 सबसे ज्यादा इसी में है। उदाहरण विज्ञान के महत्व की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने का मतलब होता है कि आय जो होती है, आय का मतलब होता है, इनकम का मतलब होता है आय में क्या होगी, वृद्धि करने में। तो अगर देखो यहाँ पर लिखा भी है, फूलों सब्जियों तथा रोपण वाली फसलों को बेचकर मोटा पैसा कमाया जा सकता है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, ये सब लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, रोजगार पैदा करने में आप दे सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलप करने में, किसी का इंडस्ट्रियल डेवलप करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू है। रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उदाहरण फसलों में जैसे आपका वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फल आदि धार्मिक महत्व रखते हैं, जिनका उपयोग संस्कारों में, समारोह में किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट। उसके बाद फूड वैल्यू आप समझते होंगे कि जिससे हमें, आप देखो, आप कुछ सब्जियां जैसे कि आलू, सरकंद आदि कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं भरपूर होते हैं। काजू, बादाम, अखरोट में वसा, प्रोटीन पाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में आलू, केला प्रधान भोज्य के रूप में भी उगाए जाते हैं, तो ये सब फूड वैल्यू के रूप में आती हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो न्यूट्रिएंट वैल्यू में भी अगर आप ध्यान देंगे तो फल और सब्जियों में पोषक तत्व भरपूर होती है। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, ICMR, इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको 120 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए, 280 ग्राम वेजिटेबल्स खानी चाहिए एक दिन में, ठीक है। तो पोषक तत्व से विभिन्न प्रकार के जैसे विटामिन हैं, विटामिन हमें मिलते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको अपनी क्लास में भी करा रखा है स्टूडेंट, ठीक है। विटामिन B1 किस किस फ्रूट्स में मिलते हैं, आप एक दो का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। राइबोफ्लेविन किस में मिलता है, राइबोफ्लेविन ये विटामिन है, तो ये विटामिन C भी है। बट मैं कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये मैंने करा रखा है। उसके बाद आता है एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होते हैं महाराज वृक्षों के युवा होने का चिन्ह, सिंबल भी मानते हैं। इनका रोपण महल में करवाते थे। गुलाम बादशाह ने अपने उदाहरणों में से लिया कि फल वृक्षों, फूलों को बहुत महत्व दिया। ये तो एस्थेटिक वैल्यू रखते थे लोग, महाराज पहले की जमाने की बात है। एक्सपोर्ट वैल्यू भी है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके इंपोर्टेंस के बारे में मैंने बता दिया। इसके स्कोप की बात करें तो स्कोप इसका है ही, स्कोप आप लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलप करने में भी ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग देख सकेंगे, इंपॉर्टेंट स्कोप, उसकी ब्रांच और उसकी डेफिनेशन। इसको क्वेश्चन को पूरा करके जाइएगा, ये आपको 10 नंबर का हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये पोमोलॉजी की डेफिनेशन है, ये ओलेरिकल्चर की डेफिनेशन है, ये फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये लैंडस्केप गार्डनिंग की डेफिनेशन है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें में अगर आप इंग्लिश की बात करें तो डेफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसी क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स इज आल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको लिखवाई भी है। इंपोर्टेंट एंड स्कोप की बात करें तो आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट स्कोप में भी ये इसका सिनेरियो है। सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि भाई हॉर्टिकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, सब चीजें इसमें स्टूडेंट लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू FI ये इसका स्कोप है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं कहाँ पर कैसे बढ़ रहा है ये। मेजर की बात करें तो मेजर प्रोडक्शन स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर में। तो ये सब चीजें आप आपके सामने रखे हुए हैं। ये आप फिगर भी बता सकते हैं कि भाई प्लांटेशन इतना होता है, और ये सब चीजें हैं। बट ज्यादा क्वेश्चन को मुझे नंबर नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। बस ये रिवीजन क्लास है। अगर मैं ये क्वेश्चन को 20 मिनट दूंगा तो बहुत समय आपको लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट, बहुत कहीं से भी मिले। बट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होती है, इसमें अंतर बताइए। इनके कौन किस तरह के मेथड्स होते हैं वो बताइए। देखो, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। जो प्रूनिंग होता है, प्रूनिंग के मतलब आप समझ लीजिए कटाई छटाई।
अब कटाई छटाई का मतलब होता है एक्सेस पार्ट को हम रिमूव करने, जब किसी प्लांट के किसी हिस्से से हम जड़ को, स्टेम को, लीफ काटते हैं तो वो प्रूनिंग कहलाता है। जब किसी प्लांट को हम शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, तो वो हमारा ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपके सामने। तो अब देखिए, पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर बाद में इंग्लिश में मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम सदाई की बात करते हैं। पौधों की वृद्धि और आकार के रूप में दिशा को नियंत्रित करने वाले भौतिक तकनीकों को सदाई के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, एक निश्चित तरीके से या ऊपर बांधने या बंधन स्टैकिंग सहारा देना तकनीकी माध्यम से, मतलब कहने का मतलब होता है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि जब किसी प्लांट्स को आप एक आकार देते हैं, आकार रूप देते हैं, तो हमारे लिए वो ट्रेनिंग कहलाता है। और सदाई के जो सिद्धांत होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखो, शाखाएं मुख्य तने पर एकांतर रूप से कम 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर होनी चाहिए। वे तने के चारों ओर समान रूप से वितरित होनी चाहिए। ऊपर की ओर शाखाओं को नहीं बढ़ाने दिया जाना चाहिए। शाखाओं में मध्यम एक क्रोच होना चाहिए। सदाई के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, बाग में उद्यानिकी क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए, पेड़ के केंद्र में हवा प्रवेश करने के लिए, सूर्य की किरण के लिए अधिकतम उत्पत्ति उत्पादन हो सके, उत्पादन बढ़ाने के लिए, पूर्ण रंग के विकास हो सके, उस वजह से पेड़ के तने के धूप से बचाने के लिए, जो जलेना, पौधों के मुख्य भाग पर फल देने वाले भाग को संतुलित करने के लिए। ये सदाई के आपके प्रिंसिपल, ये उद्देश्य हो गया, ये सिद्धांत हो गया, ये डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं सदाई के मेथड कौन कौन से हैं। तो सदाई के मेथड कौन कौन से होते हैं, वो इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि वो किस उद्देश्य के लिए किए जा रहे हो, किसके द्वारा किए जा रहे हो, मशीन के द्वारा है या उस तरह। तो आप आगे देख सकते हो, ये पौधों इस तरह एक वर्ष से पौधों को आप, अगर आपको सर्वे करनी है तो इस वजह इसका ध्यान रखेंगे। सब चीजें आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, कष्ट बहुवर्ष से पौधों के लिए, मतलब जिसमें वुड होती है, वो जो वुड होती है, वुड मतलब समझो लकड़ी जिसके अंदर होती है, उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हो। और बाकी सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है इस तरह से। सेंट्रल लीडर सिस्टम ये प्रकार हो गए, नंबर एक हो गया आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम, ध्यान रखना। नंबर एक हो गया आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे सेंट्रल लीडर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें इस तरह का होता है ये। ठीक है, इसके लाभ और हानि भी आप देख सकते हो, इसके गुण और दोष। इस प्रणाली का मुख्य लाभ मजबूत क्रोच का विकास होना है। ठीक है, इसका मुख्य नुकसान पेड़ों की अंदरूनी हिस्से में प्रवेश की कमी है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए कटाई से बहुत मुश्किल, महंगा हो जाता है। तो इस तरह से आप इनकी हानि भी लाभ भी देख सकते हैं। ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, ओपन सेंटर सिस्टम में आप देख सकते हो, यह प्रणाली जब 40 से 50 सेंटीमीटर का पौधा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके मुख्य तने के ऊपर से काट दिया जाता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं, ये पहले था और इसको बाद में इस तरह किया गया, तो ये आपका सेंटर ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके लाभ और हानि भी यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये सब चीजें हैं आप लोगों के सामने ला रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। बस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में दो प्रणालियों के बीच में मध्यवर्ती दोनों के फायदे होते हैं, मतलब एक दूसरे से जो आपस में क्या कर सकते हैं, बेनिफिट जिनको। देखो, अगर पहले मॉडिफाई का मतलब होते हैं जो सेंट्रल लीडर सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि मान लो ये पहले इस तरह था, सिस्टम ऐसे थी और बाद में इसमें से कुछ सिस्टम्स को निकाल दिया जाता है, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं इसको, अब मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। इसके गुण और दोष ये रहे। ठीक है, ये आप इनमें से कुछ लिख लेना जो आपको ठीक लगे। अब आती है प्रूनिंग क्या होती है। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग किसे बोलते हैं भाई, प्रूनिंग का मतलब होता है अनुवांछित या अनडिजायरेबल प्लांट्स को, जब प्लांट में से हम रिमूव करते हैं किसी हिस्से को, उसे हम छटाई या प्रूनिंग कहते हैं। अवांछित अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि, पौधे की मृत, सूखी और रोगग्रस्त लकड़ी को हटाने को प्रूनिंग कहते हैं। यह वनस्पति विकास और उत्पादन के लिए भी संतुलन बनाने के लिए पौधे के हिस्से जैसे कि काली शाख, जड़ को हटाने के लिए इस तरह का है। मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये कहना चाह रहा है कि जो हम प्रूनिंग जो करते हैं हम, या छटाई जो हम करते हैं स्टूडेंट, छटाई हम इसलिए करते हैं ताकि जो रोगिष्ट लकड़ी हो या रोगिष्ट जो स्टेम सोर्स को हम निकाल सके। ठीक है, ये हमारा छटाई या प्रूनिंग होता है। इसका उद्देश्य क्या है,
पौधे के आकार के रूप को नियंत्रित करना होता है, बिल्कुल आप नियंत्रित कर सकते हो, जितना छोटा पौधा है इतना कर सकते हो। पौध के रोपण को सफल बनाने के लिए जहाँ पर पत्तियां टहनियों को छटाई की जाती है ताकि जड़ और प्रभु के बीच संतुलन बन सके। ओके, फसल के भार और पुष्पासन को नियंत्रित करके गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में सुधार हो सकता है। वनस्पति विकास हो सकता है। वन वृक्षों में गांठ रहित इमारत लकड़ी का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें स्टूडेंट आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत ही सिंपल है। इसके सिद्धांत ये रहे, प्रिंसिपल की बात करें तो ये सब प्रिंसिपल हैं, इनको पढ़ लेना। और बाकी आप छटाई के प्रति पौधे की प्रक्रिया, ये कुछ कलियों का सक्रिय होना, बोनापन प्रक्रिया और उत्पादन फल में दी, ये थिनिंग आउट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। थिनिंग आउट क्या होता है, ट्रिमिंग क्या होती है, हेडिंग बैक क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब थिनिंग आउट क्या होता है, देखो थिनिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब एक सूट को पूरी तरह से, सूट मतलब मूल स्थान से, यानी कि जो उसके आधार से, मूल स्थान से हटा दिया जाता है ताकि उस जगह पर कोई भी नया सूट ना उगे, तो उसको हम थिनिंग कहते हैं। इस थिनिंग का उपयोग अवांछित स्थानों पर उगाने वाली टहनियां और टमाटर नहीं, टहनियां, वाटर स्प्राउट आदि को हटाने में किया जाता है। ट्रिमिंग क्या होती है, ट्रिमिंग टहनियों की वृद्धि को पूर्व निर्धारित स्तर तक हटाना, जैसे कि बाढ़, हेज वगैरह, तो उसको हटाने को हम ट्रिमिंग कहते हैं। हेडिंग बैक होता है जब शाखाएं फूल पैदा किए बिना लंबी और सख्ती से बढ़ती हैं तो उनको हेडिंग बैक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोलार्डिंग, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। पोलार्डिंग का मतलब होता है जब किसी प्लांट को उसके सरफेस से, लिखा भी होगा इसमें देखो, टहनियों को वापस काट देना, अविवेकपूर्ण तरीके से पेड़ की ऊंचाई को कम करना पोलार्डिंग कहलाता है। जबकि ये इन्होंने लिख तो दिया है, पोलार्डिंग में समझा देता हूँ। कोई प्लांट है और इसके यहाँ से पृथ्वी से ये 10 से 15 सेंटीमीटर है, और जब पृथ्वी से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट किया जाता है तो इसे हम पोलार्डिंग कहते हैं। ओके, और रिंगिंग क्या होते हैं, रिंगिंग में भी 3 सेंटीमीटर की लंबाई गोलाकार अंगूठी छाल को हटा दिया जाता है। ठीक है, एक रिंगिंग बना के इस तरह से। निकिंग क्या होते हैं, निकिंग भी एक छाल के, जो छाल वगैरह होती है, प्लांट की छाल है, उसको हटाना ही कहलाता है। ये सब निकिंग है। पिचिंग है, टिपिंग है, डिसबडिंग को तो आप समझ ही गए होंगे, बड को रिमूव करना डिसबडिंग कहलाते हैं। डिसब्लूसिंग का मतलब होता है फूल को निकालना, डिसब्लूसिंग कहलाता है। किसी प्लांट में से अगर आपने फूल को निकाल दिया तो डिब्लूसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छटाई का मौसम ध्यान रहे, छटाई में सब चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से समय में करे, किस पौधे में करना चाहिए, ये सब चीजें है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। हमने डेफिनेशन तो आपको बताई दी थी, ये आपका इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव है, ये ट्रेनिंग के मेथड है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये सब है। उसके बाद मेथड है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग के मेथड्स आपने ये देखे होंगे। ट्रेनिंग हर्बिसेस एनुअल प्लांट्स में होते हैं। हर्बिसेस मतलब होते हैं जो शाकीय पौधे होते हैं जिसके अंदर वुड नहीं होता, वुड मतलब लकड़ी नहीं होती, उसे हम हर्बिसेस प्लांट बोलते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाले प्लांट। उसके बाद ट्रेनिंग वुडी पीरियनल प्लांट, ये सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है, ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये जरूर आता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके मेरिट क्या होते हैं, इसके डीमेरिट क्या होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, उसके बाद ओपन सेंटर सिस्टम होता है। ओपन सेंटर सिस्टम में आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि जब हाइट कितनी हो जाती है, किसी प्लांट की हाइट 40 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है तो मेन जो स्टेम होते हैं उसको काट देते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है स्टूडेंट, पढ़ाया भी था एक बार अच्छे से। इसके लाभ और हानि भी मैंने लिखवाए थे, अगर किसी को याद नहीं है, बट मैं यहाँ पर फिर भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या है, ये राम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट बिटवीन होते हैं दो सिस्टमों के बीच में जब हम किसी सिस्टम को काटते हैं, तो यानी कि सिस्टम को काटते हैं तो मॉडिफाइड सिस्टम सिस्टम कहलाता है। जैसे कि पहले ये ऐसा था और उसके बाद में फिर ये ऐसा हो गया। ओके, उसके बाद इसके लाभ हैं, हानि है, कुछ अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स भी है, स्पिलर सिस्टम। ठीक है, बट इतना ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है। प्रूनिंग देख लीजिए, प्रूनिंग क्या होता है, ये प्रूनिंग की डेफिनेशन है। प्रूनिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एक्सेस एनुअल ग्रोथ, डेड, ड्राई या डिजीज वुड फ्रॉम द प्लांट्स। कह रहा है वही है कि बच्चों, ये कहने की कोशिश ये कह रहा है कि मान लो अब जब आप रिमूवल करते हैं अनवांटेड
रिमूवल ऑफ अनवांटेड एज, अनवांटेड मतलब अच्छी स्टम्प्स हो सकती है, लीफ हो सकती है, उसमें यदि किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह है तो उसको हम कट करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रूनिंग कहलाते हैं। प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसके प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रूनिंग के प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी आप यहाँ से यहाँ तक के देख सकते हो, ये इसके प्रिंसिपल है। रिमूव द वाटर स्प्राउट, द कंप्लीट रिमूव द शूट्स मस्ट बी द कट फ्रॉम द बेस, ठीक है। यानी कि जो आप किसी चीज को काटो तो कंप्लीट रूप से काटना है इसके स्टेम को, ठीक है। प्रूनिंग शुड बी डन मतलब फ्लोवरिंग सीजन जब करे, जब अच्छे से फ्लोवर आ रही हो, ठीक है। इन डिसाइडस प्लांट्स में होते हैं जिसके अंदर जो प्लांट्स में से लीफ को रिमूव कर देते हैं, जैसे आपका एप्पल है, पियर है, ये डिसाइडस प्लांट होते हैं, पतझड़ प्लांट कहते हैं जिसको। प्लांट रेस्पॉन्स द प्रूनिंग, प्रूनिंग को आप रेस्पॉन्स जैसे एक्टिवेशन ऑफ द बर्ड, ड्राफ्टिंग रेस्पॉन्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वाटर सो डिले, ये सब मेथड्स है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। थिनिंग आउट क्या होता है, इसको पढ़ने। ट्रिमिंग क्या होता है, हेडिंग बैक क्या होती है, पोलार्डिंग क्या होता है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें से इस पॉइंट में से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है। हेडिंग गेडिंग, रिंगिंग वगैरह, ठीक है। निकिंग, निकिंग होती है, डिसबडिंग होती है, डिसफ्लोमिंग होती है, सब चीजें हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। 2 क्वेश्चन हो गए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 है कि बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उसके गुण, लाभ क्या क्या उसके लाभ हैं, दोष हैं, वे सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट समझते हैं कि ऑर्चर्ड या बाग क्या होता है। बाग लगाने से तात्पर्य है फलों के पौधे को एक वैसे तरीके से लगाना, यानी कि ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है। ऑर्चर्ड का मतलब स्टूडेंट होता है कि जब हम किसी फ्रूट्स प्लांट्स को लगाते हैं और एक उसे सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं तो उसे ऑर्चर्ड कहा जाता है। प्लांटेशन देख सकते हैं, वृक्षारोपण क्या होता है, जो प्लांटेशन का मतलब होता है जब प्लांट लगाए जाते हैं काफी बड़ी क्षेत्र में, जब आम का बाग, सेब का बाग इस तरह लगाते हैं, तो ये सब है। भूमि की तैयारी, लेआउट, योजना, ये सब है, बट आपको इसमें नहीं जाना है। जो आपके काम की चीज है हम उस पर चलते हैं स्टूडेंट। जो आपके काम की चीज है, जो आपसे एग्जाम पूछ रहा है, उससे वहां पर हम देखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बताए जाएं, ठीक है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, एक होती है स्क्वायर मेथड, वर्गाकार विधि, ये मैंने लिखवाया भी था। इस प्रणाली में एक वर्ग के प्रत्येक कोने में पेड़ लगाए जाते हैं, इस तरह का होता है, और यहाँ पर इस तरह के हम प्लांट लगाते हैं। ये हमारा जो होता है वर्गाकार, यहाँ भी लगा देंगे हम, इधर भी बना देंगे। तो यहाँ पर जो होता है इस तरह जो हम प्लांट लगाते हैं, ये वर्गाकार विधि होती है। मैंने कराया भी है, ये अच्छे से मैंने करा रखा है अपने, तो आप देख सकते हैं ये वर्गाकार विधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ग के प्रत्येक कोने पे एक जो वर्ग होता है, इस तरह का एक वर्ग होता है, इस तरह यहाँ पर भी प्लांट लगाते हैं, चारों कोने पर लगाए जाते हैं। पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर कोई प्लांट्स यहाँ पर लगाया है स्टूडेंट और यहाँ पर लगाया है, तो इनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। इसके लाभ क्या है स्टूडेंट, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ये सरल मेथड है। दोनों दिशाओं के में अंतर सस्य क्रियाओं का संचालन की संभावना होती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यही है। अब बात आती है अंतर सस्य क्या होते हैं। अंतर सस्य का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम 2 फसलों के बीच में या 2 पौधों के बीच में एक तीसरी फसल लेते हैं तो इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ये जो फसल है इसे हम जो लेंगे तो ये हमारे लिए इंटरक्रॉपिंग होता है, अंतर सस्य कहते हैं। बात समझ में आई। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 फसलों के बीच में या 2 पौधों के बीच में एक तीसरा पौधा लेना। मान लो एक प्लांट ये रहा और एक प्लांट ये रहा, और यहाँ पर जो स्पेस खाली पड़ी है इस पर हमने कोई पौधा लगाया, तो ये हमारे लिए इंटरक्रॉपिंग हो गया, ओके। इसके लाभ क्या हो सकते हैं, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है और दोनों दिशाओं में ये हो सकते हैं। इस प्रणाली का प्रमुख नुकसान ये है कि प्रत्येक वर्ग में केंद्र में बहुत सी जगह खाली रह जाती है। मान लीजिए ये कह रहा है कि एक प्लांट आपने यहाँ पर लगा दीजिए, चलो ठीक है, वर्गाकार विधि में एक प्लांट आपने यहाँ पर लगाया और एक प्लांट यहाँ पर लगाया और एक प्लांट यहाँ, लेकिन ये जो स्पेस है यहाँ पर जो ये जगह क्या हमारी बर्बाद हो गई, स्पेस हमारा, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कहने की इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है, ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो चलते हैं हम आगे। उसके बाद है आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, इस तरह से होता है, मैंने पहले भी इसमें बताया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो इस तरह से लगाए जाते हैं पौधे, यहाँ पर भी, इसमें यहाँ भी पौधा लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। आयताकार विधि इसे बोलते हैं, आयताकार विधि। ये मैंने एग्जाम में करा रखा है आपको, और ध्यान रखना कि क्लास में भी करा रखा है। और ये ध्यान रखना कि ये डायग्राम जरूर है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर बनाना है।
ये क्या है, वर्गाकार प्रणाली के समान सिवाय इसके पंक्ति में पौधे के बीच की दूरी और पंक्ति से पौधे के बीच की दूरी समान नहीं होती। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका वर्गाकार विधि होती है और आयताकार विधि में डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वर्गाकार विधि में जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है स्टूडेंट, लेकिन इसमें सेम नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना। पंक्ति से पंक्ति की दूरी में पौधे की ऊंचाई अधिक होती है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो रो होगी, पंक्ति से पंक्ति यानी कि पौधे से दूसरे पौधे का जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। इसके गुण की बात करें तो इसमें वर्गाकार प्रणाली में लगभग सभी फायदे हैं, लेकिन कुछ मुश्किल हैं, खासकर जब पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वहां पर खेती करना मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद है आपका क्यूनिक सिस्टम या फिलर सिस्टम। पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि का मतलब ये होता है स्टूडेंट, एक प्लांट आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो बीच में यहाँ पर भी एक प्लांट लगाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फिलर सिस्टम बोलते हैं या क्यूनिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये पंचकोण या हेक्सागोनल मेथड होता है, इसे ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसे फिलर या वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह लेआउट का एक वर्ग प्रणाली का संशोधन है, इसमें प्रत्येक वर्ग में केंद्र में खाली जगहों का उपयोग वाला एक पौधा लगाया जाता है, जिसे फिलर ट्री कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है फिलर ट्री क्या होता है, तो फिलर ट्री होता है जो आपका पंचभुजाकार सिस्टम होता है, उसमें एक प्लांट में जगह जो खाली बच जाती है तो उसमें आप पौधा लगाते हो, तो फिलर सिस्टम होता है। ये पौधा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये स्थायी पेड़ के फलन से कुछ समय पहले क्या करता है, फल पैदा करता है। ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पर मैंगो लगा दिया और यहाँ भी मैंगो लगा दिया और यहाँ भी मैंगो और यहाँ भी, तो कुछ ऐसा प्लांट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बीच में जो कम समय में फल को दे सकते हैं। जैसे अमरूद लगा सकते हैं, फालसा लगा सकते हैं, बेर, पपीता, आड़ू, ये सब लगा सकते हैं। ओके, इसके लाभ और हानि की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि पौधों की आबादी वर्ग जो होती है वो उसका लगभग 2 गुना, मतलब आबादी वर्ग की तुलना में लगभग 2 गुना हो जाता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फिलर ट्री के कारण इंटरक्रॉपिंग नहीं होती इसके अंदर। जब आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा, जगह नहीं छोड़ी, तो यहाँ पर खेती कहाँ से करेंगे हम। तो ये सब चीजें स्टूडेंट है। और उसके बाद है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन में भी अभी बिहार का एग्जाम हुआ है, BAO बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्लांट्स किस फिलर सिस्टम में लगते हैं, किस बाग की कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं, तो हेक्सागोनल सिस्टम है। हेक्सागोनल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें समबाहु प्रणाली भी कहते हैं, इसमें कभी कभी से षष्ठभुज के नाम से 7वां पेड़ लगाए जाते हैं, इसमें स्पूटल सिस्टम कहा जाता है। स्पूटल सिस्टम, इस प्रणाली में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर पेड़ लगाए जाते हैं। यह प्रणाली वर्गाकार प्रणाली से भिन्न होती है, जिसमें पंक्तियों के बीच की दूरी एक पंक्ति के पेड़ के बीच की दूरी से कम होती है, लेकिन 6 दिशाओं में पेड़ एक दूसरे से समान होते हैं। यह प्रणाली आमतौर पर उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां पर जमीन महंगी होती है। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। इसके लाभ, दोष, ये सब है, ये सब मैंने करा रखा है स्टूडेंट। 15% अधिक पौधे लगते हैं, ये सब है वर्गाकार विधि से। वर्गाकार विधि से 15% ज्यादा पौधे लगते हैं, क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान रखना। कंटूर सिस्टम क्या होता है, पहाड़ों पर अपनाया जाता है कंटूर सिस्टम, ठीक है। इस तरह से प्लांट लगाते हैं कंटूर में, ठीक है, जहां पर स्लोप होती है भूमि, ऐसे, ताकि यहां से पानी जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे। ओके, ये था आपका बाग लगाने की कौन कौन सी विधि है, मैंने आपको सबको ये एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी जाऊंगा क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उसको भी बताऊं। अब देखिए स्टूडेंट, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, यहाँ से देखिए स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम ये जहाँ पर प्लांट को कॉर्नर पर लगाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम में, इसमें जो डिस्टेंस होता है वो रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट सेम होता है। मेरिट डिमेरिट की बात करें तो मोस्ट यूज इन द सिंपलेस्ट सिस्टम है, बहुत ही सिंपल मेथड है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडक्ट इन द इंटरकल्चर ऑपरेशन बोथ डायरेक्शन, यानी कि इसमें जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, यानी कि आप इंटरकल्चर कल्टीवेशन जो होता है दोनों साइड से आप कर सकते हो, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। ट्यूनिक सिस्टम, फिलर सिस्टम, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ कर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ओके। इसके लाभ हानि जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम होता है, ये हेक्सागोनल, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा पड़ जाता है कि जो हेक्सागोनल सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा प्लांट किस में लगते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम में लगते हैं, ये बात को ध्यान रखना। कितने % ज्यादा लगते हैं, स्क्वायर मेथड से 15% ज्यादा लगते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है,
दिस सिस्टम 15% मोर द प्लांट आर टेकन कंपेयर टू द इसके प्लांटिंग सिस्टम। इसके प्लांटिंग सिस्टम से 15% ज्यादा अपन यहाँ पर लगते हैं। कंटूर सिस्टम आप वो समझते होंगे, कंटूर मतलब हिल स्टेशन पे नहीं, पहाड़ों पे जब आप प्लांट्स लगाते हो तो ऐसे लगाते हो कि वहाँ पर स्लोप होता है, ढलान होते हैं, तो ताकि वहाँ पर क्या हो सके, इरिगेशन सिस्टम अच्छे से हो सके, प्लांट्स इस तरीके से यूज कर सके, ये सब। उसके बाद स्टूडेंट है ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम के बारे में आप देख सकते हो, ये सिस्टम प्लांट इन द स्क्वायर सिस्टम बट अल्टरनेटिव रो, सेकंड रो, ठीक है। ट्रायंगुलर इस तरह का, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ट्रायंगुलर। त्रिभुज, त्रिभुज समझते हो, त्रिभुजाकार विधि, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बडिंग क्या होती है? बडिंग की बात करें तो बडिंग मैंने आपको बता भी रखा है, ये गुलाब में होती है, टी बडिंग, रोज बडिंग, इसे पढ़ के जाना। इसकी कौन कौन सी विधियां होती है? बडिंग क्या होती है? बडिंग किसे कहते हैं? आप बडिंग का मतलब होता है बड का प्रयोग, बड मतलब कली, ठीक है। जब किसी प्लांट्स को आप प्रोपेगेट करते हो बाय बड के द्वारा तो उसे बडिंग कहते हैं, ठीक है। जब उसके साइन होते हैं, साइन रूट स्टॉक पे जब आप साइन को एस्टैब्लिश करते हो तो बडिंग कहलाता है। बडिंग के प्रकार होते हैं टी बडिंग, पैच बडिंग। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। बट स्टूडेंट देख लीजिए, डेफिनेशन है बडिंग। बडिंग किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें कली यानी बड या साइन को रूट स्टॉक पर इस प्रकार लगाना जिससे कि दोनों जुड़ जाए तो एक नया पौधा बनता है, जिसे हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। ये बडिंग की डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसको जरूर याद करें, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है तो पिछले साल हो सकता है इसकी बात पूछ लें। तो कौन कौन से पौधे के वनस्पति भाग होता है? जैसे कि आपका फूल हो गया, फल का निर्माण हो गया, बर्ड साइन होता है पौधे का, ये सब आपको देखो। रूट स्टॉक क्या होता है? रूट स्टॉक की परिभाषा समझ लीजिए, पौधे का वह भाग जिस पर कली को रोपित किया जाता है, यानी कि जहां पर भी आप बड लगाते हो, देखो ये इस पे जो बड लगा हुआ है, ये बड, इसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। रूट स्टॉक का मतलब होता है क्या? रूट स्टॉक का मतलब होता है जहां पर आप बड को या साइन को लगाते हो तो हमारे लिए रूट स्टॉक होता है, ओके। कब की जाती है? सामान्यतः ये बसंत में, मार्च अप्रैल में की जाती है, मई जून में की जाती है, तो वर्षा में भी जुलाई सितंबर में की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये टी बडिंग थे, क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा। बडिंग के प्रकार, सैड बडिंग, पैच बडिंग, चिप बडिंग, रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रिंग, फोरकट मेथड, मॉडिफाइड फोरकट मेथड, ये सब बडिंग के प्रकार है स्टूडेंट। टी बडिंग किसे कहते हैं? टी बडिंग रोज में होती है, ठीक है। जब आप गुलाब का जो प्लांट होता है उसमें इस तरह का एक टी बना देते हो, वहां पर बड लगा देते हो, तो हमें वो क्या होता है? टी बडिंग कहलाता है, ओके। टी के आकार की पेंसिल। पैच बडिंग क्या होता है? जो पैच आपने देखा होगा इस तरह से, तो इसमें से एक इसको उसके लेयर को निकाल देते हैं, ठीक है। मैंने कराया था ये, ठीक है। पैच बडिंग। चिप बडिंग क्या होता है? जिसमें चिप सिलेक्ट करके दोनों को चिपका देते हैं, चिप बडिंग हो जाता है, ठीक है। रिंग बडिंग क्या होता है? रिंग मतलब एक छल्ला बना देते हैं, इस तरह का रूट स्टॉक होगा, उसके चारों तरफ इस तरह का एक बना देते हैं, तो उसे रिंग बडिंग कहते हैं। ये मैंने सब करा रखा था, मॉडिफाइड रिंग बडिंग सब, ठीक है। ये क्वेश्चन सब मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको मिल जाएंगे। ये इंग्लिश में है। बडिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट आप देख सकते हैं। The method in which the bird sign is applied to the rootstock is such a manner that both are joined to the form new plants collectively. ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे डेफिनेशन। दिस द मेथड इज विच बर्ड साइन अप्लाइड टू द रूट स्टॉक। रूट स्टॉक किसे कहते हैं? जब रूट स्टॉक पर साइन या बर्ड को अप्लाई किया जाता है वो मासिक नया पौधा बनता है, तो उसे नया प्लांट बनता है, तो उसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग की बात करें तो देखो, वेजिटेटिव पार्ट होता है ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। और रूट स्टॉक क्या होता है? रूट स्टॉक का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन विच इज अ बर्ड अप्लाई प्लांटेड एंड द बीज फ्रॉम द रूट सिस्टम इज कॉल्ड रूट स्टॉक। यहाँ पर हम किसी बर्ड को लगाते हैं, ऐसा प्लांट जहाँ पर हम बर्ड को या साइन को वहां पर स्टैब्लिश करते हैं, तो उसे हम रूट स्टॉक के नाम से जानते हैं। कब करना चाहिए? आपको डेट मैंने बता रखा है, महीना आपको बता रखा है, आप इसमें कर सकते हैं। देख सकते हैं बडिंग कितने प्रकार की बडिंग होती है। सैड बडिंग, पैच बडिंग, चिप बडिंग, रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रिंग बडिंग। तो ये सब देख लेना स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ बडिंग है, बडिंग के प्रकार है। ये रोज में होती है, टी बडिंग, सैड बडिंग, ये सब मैंने कराया हुआ है, आप इसको डेफिनेशन में रखिए। इस तरह से भी देख लेंगे आप, इस तरह से जो बडिंग होती है आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से बडिंग होती है। ये सब टी बडिंग है, टी बडिंग इसमें हम इसे बोल सकते हैं, टी बडिंग ऐसे होता है और यहाँ से एक प्लांट निकल लगता है, ठीक है। पैच बडिंग की बात करें तो इसमें इस तरह के पैच बनते हैं स्टूडेंट, इस तरह का अपना ये पैच बडिंग है, आप देख सकते हो ये पैच बडिंग है, इसे पैच बडिंग कहते हैं।
मैंने कराया हुआ था ये। चिप बडिंग की बात करें तो आप इसमें चाकू से लेके वहाँ पर उस तरह का उसको यहाँ पर ये चिप बडिंग के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। चिप चिप बडिंग होता है। इसके इसके हिस्से को लगा के यहाँ पर आपने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसा कर दिया, ठीक है। इस ये जो निकाला यहाँ से निकाला, ये जो निकाला इसके यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं। चिप बडिंग, रिंग बडिंग आप समझ लीजिए एक छल्ला बना देते हैं, ये रिंग बडिंग का है, ठीक है। ये सब है मॉडिफाइड है स्टूडेंट, ठीक है। ये फुल कट बडिंग है, ये सब देख लीजिएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है इनसे भी, ठीक है, लेकिन आप इनको देख लेना। ये 3 क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। क्लाइमेट के आधार पर आपको बतानी है। फलों को जलवायु के आधार पर, यानी कि नॉन क्लाइमेट फ्रूट होते हैं, क्लाइमेट फ्रूट होते हैं, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। अनफ्रूटफुलनेस के कारण क्या होते हैं वो सब मैंने आपको बता रखे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगा। एयर लेयरिंग क्या होता है? एयर लेयरिंग का मतलब होता है जब आप किसी प्लांट्स पे एयर में, आपने देखा होगा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, देखो एयर लेयरिंग में आपका जो मैंगो का प्लांट होता है उसका एक स्टम लेते हैं, उस स्टम पर आप कोकोपीट वगैरह बांध, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको दिखा ही देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये देखिए आप एयर लेयरिंग के एग्जांपल हैं, इस तरह से एयर लेयरिंग की जाती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये एयर लेयरिंग है, सब एयर लेयरिंग के एग्जांपल है। ये इस तरह से होता है, देखो ये स्टम है और यहाँ पर जो आपने किया और यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो यहाँ से पौधा बन जाएगा। इस पौधे को आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये लेयरिंग का पोर्शन है, तो ठीक है, आप इसे एयर लेयरिंग में देख सकते हैं। तो ये सब चीजें स्टूडेंट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे आज, ठीक है। ये आज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अभी कराई आप लोगों को। अगर आप इसमें से मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहोगे, सर क्वेश्चन आने की संभावना कौन कौन सी है, तो इन 5 क्वेश्चन को जो मैंने अभी कराया इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ 20 नंबर के आएंगे ही। पहला जो क्वेश्चन था उद्यान विज्ञान की परिभाषा, उसकी ब्रांच, उसका इंपोर्टेंस, ये क्वेश्चन आने की संभावना है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन ये सिंचाई मैंने जो बताया आपको, एक वर्गाकार विधि मैंने बताया कि मतलब फल बाग लगाने की कौन कौन सी विधि है, एक क्वेश्चन मैंने बताया। एक बार मैं एक क्वेश्चन पे चल जाता हूँ। ये बाग लगाने की विधि हो गई, ये आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग होगा। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, देखो पहला ये क्वेश्चन है, ये 110% आएगा आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से तैयार कर लो, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका बाग लगाने की कौन कौन सी पद्धति है, नंबर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से 2 हैं और बस 2 ही क्वेश्चन इनमें से हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर ही आएंगे स्टूडेंट। ट्रेनिंग प्रूनिंग से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो 50-50 है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन इसमें से हैं। बाकी की जो वीडियो है, बाकी का जो कंटेंट है, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। इसमें लिखा है क्लाइमेटिक फ्रूट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक, मतलब जलवायु के आधार पर आपको, जलवायुकरण के आधार पर आपको क्या करना है, क्लाइमेटिक नहीं पूछा है, क्लाइमेटिक पूछा है, ठीक है। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर में मैंने कराया था ये, तो वहां पर आप देख लेना इसको। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है कि देखो सूक्ष्म ड्रिप इरिगेशन को ही माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन के क्या लाभ हैं, देखो सीधी सी बात है कि लाभ ये है कि पानी की बचत होती है, ठीक है, लाभ तो यही है ना भाई, पानी की बचत होती है ड्रिप इरिगेशन में, और वाटर सेविंग हो जाता है, वाटर एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और डिमेरिट ये है कि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है महंगा होता है, कॉस्टली होता है, हर आदमी उसको नहीं कर सकता है, ठीक है, हर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अनफ्रूटफुलनेस के क्या कारण है, अनफ्रूटफुलनेस के 2 कारण है। अनफ्रूटफुलनेस क्या होते हैं, मतलब जब किसी प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, जब कोई प्लांट्स है वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए एनेबल हो जाता है, यानी कि वो फ्रूट फल पैदा करने के लिए असमर्थ होता है, तो उसे अनफ्रूटफुलनेस कहते हैं। अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन 2 तरीके से होते हैं स्टूडेंट, एक इंटरनल कारण के कारण होती है, एक एक्सटर्नल कॉजेज के कारण होती है। इंटरनल कॉजेज का मतलब ये होता है जब किसी प्लांट्स के अंदर, किसी प्लांट्स के फ्रूट प्लांट्स हैं उसके अंदर अगर इंटरनली प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनमें सही तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, हो सकता है कि वहाँ पर फ्लावरिंग, हो सकता है कि वहाँ पर फूलों में मेल फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होता है, हो सकता है फीमेल ना प्रेजेंट हो, बहुत सारे अंदर की अगर बात है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर की बात करूँ तो उसे इंटरनल कोजेज कहते हैं, और एक्सटर्नल कोजेज में होते हैं जैसे टेम्परेचर है,
टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, जैसे हैवी रेनफॉल, ज़्यादा वर्षा हो गई उस वजह से, ज़्यादा हवा चल गई इस वजह से भी फ्लावर्स में क्या होते हैं, फ्रूटफुलनेस की कंडीशन आ जाती है। ए लेयरिंग मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक जरूर करें। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेगा लाइक बिल्कुल करें, लाइक, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है भाई, आप लोगों के लिए टाइम से निकाल कर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इसको, ठीक है। और हो सके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी एक वीडियो हम नेक्स्ट एक और वीडियो, 2 वीडियो हो रहेगी इस पे, एक मैं इस पर लाता रहूंगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।